नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बजट के अमृत पीढ़ी या यूथ पावर तक का कंप्लीट कर लिया था। आगे आज कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक। तो जो सप्त ऋषि की बात की गई थी, सप्त ऋषि जिसमें 7 प्रायोरिटीज़ एरिया थे, उसमें नेक्स्ट जो है वो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर, कि किस प्रकार से फाइनेंशियल सेक्टर को भी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक। तो फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो है वो है कि सेटिंग अप ऑफ नेशनल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। ठीक है, एक नेशनल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को सेटअप किया जाएगा। ठीक। इससे क्या होगा, दिस विल इनेबल एफिशिएंट लेंडिंग, यानी कि जो उधार देने की जो प्रक्रिया है उसको ये और सुदृढ़ बनाएगी और अच्छा बनाएगी और एफिशिएंट बनाएगी। जिससे क्या होगा कि दिस विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्हांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो पहला है कि सेटिंग अप ऑफ नेशनल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। दूसरा क्या है, दूसरा है महिला सम्मान बचत पात्र। ठीक, ये क्या है, तो दिस इज वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर 2 ईयर पीरियड विथ अ डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख फॉर वुमेन। यानी वुमेन जो हैं उनके लिए एक स्मॉल सेविंग स्कीम रहेगी ये महिला सम्मान बचत पात्र। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि 2 साल के पीरियड के लिए महिलाएं 2 लाख रुपए तक सेविंग कर सकती हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक। तीसरा क्या किया जाएगा, तीसरा है सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे फॉर फास्टर हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उनको करने के लिए, उनको सही टाइम पे करने के लिए एक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन। अब फिनेंशियल सेक्टर में किस प्रकार से सीनियर सिटीजन्स की हेल्प की जाए या किस प्रकार से उनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि कुछ स्कीम्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स को भी लेकर के बनाई गई हैं। उसमें क्या होगा कि इन्हेंस्ड मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख। तो अभी तक क्या था कि सीनियर सिटीजन्स जो थे वो मैक्सिमम डिपॉजिट जो हो सकता था वो केवल 15 लाख तक कर सकते थे। उसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 30 लाख तक की सेविंग का उनके लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है। चौथा, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एमएसएमई, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को लोन वगैरह जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं उसको लेकर के काफ़ी सारी स्कीम्स बनाई जाएंगी जिसके तहत बहुत ही ईजिली एमएसएमई को क्या प्रोवाइड किया जा सके, क्रेडिट। ठीक है। तो एक्सपेंडेड कॉर्पस अंडर द रीवैम्प्ड स्कीम टू इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि कॉर्पस, यानी कि जो पैसा, कॉर्पस का मतलब होता है जितना अमाउंट, तो जितना अमाउंट रीवैम्प्ड स्कीम के अंतर्गत लागू किया गया था उसे एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, टू इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़, यानी 2 लाख करोड़ रुपए तक और लोन विदाउट एनी कोलेटरल एमएसएमईज को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 2 लाख करोड़ जो है ये और बढ़ाया गया है, जो पहले था उसमें 2 लाख करोड़ की वृद्धि की गई है। अच्छा, इसी फाइनेंशियल सेक्टर में अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं कि इनिशिएटिव्स टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटीज़ इन गिफ्ट एंड आईएफएससी। गिफ्ट एंड आईएफएससी क्या है कि ये गुजरात में गिफ्ट सिटी है। आप लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़िएगा, अभी हमें शॉर्ट में इसको निपटाना है। गिफ्ट सिटीज़ एक तरह के से कहिए कि SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी गिफ्ट सिटी गुजरात में है, तो इसके लिए क्या होगा कि इस SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे ताकि इन एरियाज में बिजनेस और ज़्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट, क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन सिक्योरिटी मार्केट्स वाया अवार्ड ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स।
ठीक। अब ट्रेंड प्रोफेशनल्स, ठीक। अब ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स, ठीक। अब सिक्योरिटी मार्केट्स यानी डेप्थ एंड सिक्योरिटीज जो हम लोगों का मार्केट्स हैं, उनमें और ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स को बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा कि वैसे लोग जो इसमें ट्रेनिंग करेंगे उनको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल मैनेजमेंट के ऊपर कि फिजिकल मैनेजमेंट का क्या है सीन। अब फिजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है वो स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले, ठीक। फिजिकल मींस गवर्नमेंट द्वारा। तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स, यानी जितने भी राज्य हैं उनको 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ठीक है। अब दिस अमाउंट इज टू बी स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो खर्च जिससे कि असेट का क्रिएशन हो। दो चीज होती है, असेट असेट और लाइबिलिटी। तो असेट यानी कि जैसे मान लीजिए असेट में आ जाता है आपका हाईवे, ठीक है, डैम्स, ब्रिजेस, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी एक्सपेंडिचर से अगर असेट क्रिएट हो रहा है कोई भी, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो 50 साल के लिए फ्री लोन्स दिए जाएंगे वो स्टेट्स जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे विद इन 2023 टू 2024, ठीक। पार्ट ऑफ द लोन इज कंडीशनल ऑन स्टेट्स increasing actual capital expenditure as parts of the outlay will be linked to the state undertaking several reform, ठीक है। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट की बात अगर करें तो फिजिकल डेफिसिट को क्या है कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलाउड फॉर स्टेट्स, ठीक है। 0.5% टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो जो फिजिकल डिफिसिट है वो 3.5 होना चाहिए, मतलब करने की कोशिश करी जाएगी किसकी, जीएसडीपी, यानी किसी भी स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5% तक उसकी लिमिट बनाई गई है उस स्टेट के डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी जीएसडीपी से। तो ये डेटा याद रखना है बेसिकली कि जीएसडीपी का 3.5% फॉर द फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल कंसोलिडेशन। तो टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट टू बी बिलो 4.5% बाई 2025 टू 2026, यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो है उसको हम लोग 4.5% से कम करेंगे, कब तक, 2025 से 26 के बीच में। अब ये कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं कि इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। तो इधर ये देखिए कि ये येलो वाली लाइन जो है ये प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है। हम इस पर रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे कि क्या प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में हम और डिस्कस कर लेंगे और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। तो ये इससे आप लोगों का ये ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा, वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका टैक्स प्रपोजल्स। टैक्स प्रपोजल्स क्या क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मोर वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी भी इकोनॉमी में आएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करके इन फील्ड्स में काम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चेंजेस टू कस्टम ड्यूटी ऑन। अब कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किए गए हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे ये देखते हैं। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन कैपिटल गुड्स का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसके कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। अब ये इससे क्या होगा कि इससे ग्रीनर मोबिलिटी, यानी कि अगर लिथियम आयन बैटरी बनेगी तो ईवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह होते हैं तो उनके मैन्युफैक्चरिंग में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन, इसमें कमी की गई है। इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंसेज, ठीक।
अब कैमरा में जो मोबाइल में जो कैमरा लेंस यूज़ होते हैं, उनके भी इंपोर्ट पर जो है कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया गया है। इससे क्या होगा कि डीपनिंग द वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल, तो डीनेचर्ड इथिल एल्कोहल जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में काम आएगा। अब इन सारे प्रोडक्ट्स पे क्या हुआ है कि कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। की इनपुट्स फॉर प्रोसीडिंग श्रिम्प फीड, तो श्रिम्प फीड क्या क्या मतलब होता है कि श्रिम्प मतलब झींगे, तो झींगों को जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो अगर उस पर ड्यूटी कम होगी तो क्या होगा कि जो किसान श्रिम्प्स वगैरह का पैदावार कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो मरीन एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा उससे हमारा। ठीक। सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, तो लैब ग्रोन डायमंड्स जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाने की कोशिश लैब्स बनाई जा रही हैं, तो इससे एक्सपोर्ट प्रमोशन। कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कंसर ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, ठीक है, कॉपर स्क्रैप्स पर कंसेशन दिया जाएगा कस्टम ड्यूटी में। तो इसके लिए एमएसएमई के लिए ये क्या फ़ायदा करेगा कि ये एमएसएमई को रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा इससे, अगर हम इस पर कॉपर स्क्रैप पर अगर मतलब कस्टम ड्यूटी को अगर डिक्रीज करते हैं तो। ठीक है। कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट पार विथ नेचुरल रबर, ठीक है, टू कब ड्यूटी सरकमवेंशन। ठीक। अब ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का था। अब डायरेक्ट टैक्स में देखिए प्रपोजल क्या क्या है। टू reduce the compliance burden, promote entrepreneurial spirit and provide tax relief to the citizens। ठीक है। तो कंप्लायंस बर्डन को मतलब ये रिड्यूस करने की मतलब कम करने की कोशिश की जाएगी कि मतलब जो भी आप रूल्स हैं उसको फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कंप्लायंस करने का जो एक बर्डन होता है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। प्रोमोट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को की जो भावना है इसको बल दिया जाएगा। एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द सिटीजन्स, और सिटीजन्स को टैक्स से रिलीफ दिया जाएगा। ये किस में हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स में। ऊपर वाला जो था ये था इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक, ये है आपका डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि 45% ऑफ द रिटर्न्स ऑन टैक्स पेयर्स पोर्टल वर प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर्स। तो जो भी ITR वगैरह जो भरे जाते हैं तो उसमें 45%, ठीक है, जो भी केसेस हैं उनको क्या किया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर फुलफिल करके ख़त्म किया जाएगा। एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड reduced फ्रॉम 93 to 16 days इन 8 years। तो प्रोसेसिंग पीरियड जो था वो पहले कितना होता था टैक्स फाइल करने में 93 डेज़ का, उसे घटा करके 16 दिन में कर दिया गया है, ये जो बीते हुए 8 सालों के अंदर। तो पहले 93 डेज़ लगते थे आज से 8 साल पहले, आज के समय में केवल 16 दिन में आपका प्रोसेसिंग हो जा रही है चीज़ों की। प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स इन दिस ईयर। इस साल की अगर हम बात करें यानी पिछला साल जो बीता है तो इसमें 6.5 करोड़ के रिटर्न्स जो थे उनको प्रोसेसिंग उनकी हो गई है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि 45% जो आप रिटर्न्स के जो भी फाइल होती हैं उसका 45% जो है वो 24 घंटे के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। दूसरा, जो ITR फाइल करने में जो एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड था वो पहले 93 डेज़ का था, उसे घटा करके 16 कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर पिछले साल की बात करें तो 6.5 करोड़ रिटर्न्स जो हैं भरे गए हैं, मतलब उनको प्रोसेस कर दिए गए हैं। ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाइंग पर्सनल इनकम टैक्स, तो पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। क्या किया गया है, इनकम टैक्स लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। तो आप ये देखेंगे कि 5 लाख, पहले 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू रेजिम, तो अब 7 लाख से, मोटे मोटे शब्द में समझिए कि 7 लाख से जिसकी इनकम कम है उसको इन टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, हाईएस्ट सरचार्ज रेट on income above 5 crore to be reduced from 37% to 25% under new regime। अब जो नया टैक्स रेजीम आया है
उसके तहत क्या होगा कि जो सरचार्ज रेट है ऑन इनकम अबव 5 करोड़, तो जिसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर होती थी उसके ऊपर 37% का सरचार्ज लगता था, उसे घटा करके अब 25% कर दिया गया है। एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेशन टू द न्यू टैक्स रेजिम फॉर सैलरीड क्लास एंड पेंशनर्स, मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है इन द न्यू टैक्स रेजिम, उसे सैलरीड और पेंशनर्स के, यानी कि वो लोग जो सैलरी वाले हैं और जो पेंशनर्स हैं उनको भी इसके बेनिफिट मिलेंगे। इंक्रीजिंग टैक्स एग्जम्पशन लिमिट टू 25 लाख ऑन लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो अब 25 लाख रुपए, जैसे आप अगर रिटायर हुए, आपको अगर 25 लाख रुपए तक मिल रहा है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे जो कि अगर आप किसी नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप रिटायर हो रहे हैं, तो अगर आप रिटायर होने पर जो अमाउंट मिलता है उसमें 25 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसी तरह से सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, enhanced limit for micro enterprises and professional to avail benefits of presumptive taxation, 95% of receipts to be non cash। अब presumptive taxation क्या होता है? presumptive taxation ये होता है कि आप as such आपको पता नहीं होता है किसी, ये जनरली ये इंडस्ट्रीज वगैरह या ऐसे बिजनेस क्लास के लिए ये टैक्सेस का एक स्कीम लेके आया गया था, जिसके तहत एक अमूमन प्रिजम्पशन करके वो ये बताते थे कि अच्छा हमारी लगभग का प्रॉफिट इतना है तो आप हमसे इतना टैक्स ले लीजिए। तो वो टैक्स अपने मन से भरते थे एक प्रिजम्पशन लेकर के। ठीक, डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड टू एमएसएमई टू बी अलाउड ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड। ठीक है, एक्सटेंडिंग 15% कॉर्पोरेट टैक्स टू न्यू कोऑपरेटिव कमेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग टिल 31 मार्च 2024। ठीक है, हायर लिमिट टू 2 लाख पर मेंबर डिपॉजिट्स एंड लोन इन कैश ऑफ पीएससीज एंड पीसीएआरबीज, ये भी देख लेना है। हायर लिमिट टू 3 करोड़ टीडीएस ऑन कैश में, ये सब ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद करने के लिए हैं, लेकिन इतना कोई ऐसा इसका, ये केवल डेटा याद करना है आपको। ठीक है, स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप के केस में क्या किया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 1 ईयर फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट्स टू द स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप जो है वो 1 साल बाद से, मतलब 1 साल तक उसको अपने इनकम पे कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम 7 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू 10 ईयर्स, यानी कि कैरी फॉरवर्ड जो होता है लॉस का, उसको 7 साल से अब बढ़ा करके 10 साल तक के कर दिया गया है। इनकम ऑफ अथॉरिटीज बोर्ड एंड कमीशन सेट अप बाय स्टैट्यूट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इन सर्टेन सेक्टर। ठीक, मतलब इनकम ऑफ अथॉरिटीज बोर्ड्स कमीशंस सेटअप बाय स्टैट्यूट्स ऑफ द यूनियन और स्टेट्स टू बी, कई सारे ऐसी अथॉरिटीज़ या बोर्ड कमीशंस, इनकी जो इनकम है, ऐसे बोर्ड या अथॉरिटी जो कि यूनियन और स्टेट के स्टैट्यूट से बनाए गए हैं, उनकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट्स टू फंड्स रिलोकेटिंग आईएफएससी गिफ्ट सिटी टिल 31 मार्च। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखते हैं रूपी कम्स फ्रॉम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार को कहाँ से आ रहा है, तो बोरोइंग से या अदर लाइबिलिटीज़, यानी बोरोइंग यानी उधार लेने से, या अदर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उससे सबसे ज़्यादा, यानी लोन्स वगैरह कुछ भी, तो इससे 34% आ रहा है। तो ये डेटा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, सबसे कम किस में आ रहा है। तो सबसे कम अगर हम बात करें तो नॉन डेब्ट कैपिटल रेसिट से इनकम कम है। अब नॉन डेब्ट कैपिटल रेसिट्स क्या होती हैं, ये भी हम जो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट वाली वीडियो बनाएंगे उसमें हम नॉन डेब्ट कैपिटल रेसिट्स बना देंगे। ठीक है, अब कुल मिला के
इसको अगर हम तोड़ के देखें तो नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिट्स, समझ लीजिए छोटे से में ही कि कैपिटल रेसिट्स क्या होती हैं। कैपिटल मतलब कि असेट क्रिएशन, रेसिट मतलब जो इनकमिंग है पैसे का, ठीक है। तो नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिट्स यानी ऐसा पैसा जो आ रहा है बिना उधार लिए, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिट्स। यानी कि जो अमाउंट आपके पास आ रहा है, देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है इनकमिंग, उसमें पीएस, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस हैं, अगर गवर्नमेंट कहीं से लोन ले रही है, कहीं से बोरोविंग कर रही है, तो वो सारे पैसे इनकमिंग में जोड़े जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो ये भी तो इनकमिंग है, ये भी पैसा है गवर्नमेंट के खाते में आ रहा है। तो यहाँ जो टॉपिक है कि रूपी कम्स फ्रॉम, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो उधारी लेकर के आ रहा है गवर्नमेंट के पास पैसा, इनकम टैक्स से 15% आ रहा है। और अगर सबसे कम पैसा कहीं से आ रहा है तो वो आ रहा है नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिट से। नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिट्स यानी ऐसा पैसे का ऐसा माध्यम जो कि उधारी द्वारा ना हो रहा हो, ठीक। अब देखिए सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है भारत सरकार का, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये वाजिब सी बात है कि जब आप बोरोइंग उधार आप ले रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो निश्चित रूप से इस उधार को लेने के लिए आप भाई ऐसे फ्री में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं, उस पर वो इंटरेस्ट लेगा। तो जब आप ज़्यादा बोरो कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा अमाउंट जो है वो उस बोरोइंग के इंटरेस्ट के पेमेंट में जाएगा, ठीक है। जैसे यानी आपने अगर 10 लाख का लोन लिया है तो उस पर आपका पैसा जो जा रहा है वो 10,000 रुपये EMI में जा रहा है आपके पूरे खर्चे का। तो सबसे ज़्यादा पैसा आता कहाँ से है, उधारी लेके, और सबसे पैसा ज़्यादा जाता कहाँ है, उस उधार का इंटरेस्ट भरने में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सबसे कम किस में है, तो सबसे कम पैसा कहाँ जा रहा है, तो इस बार में आप देखेंगे कि सबसे कम पैसा जो है वो सब्सिडीज में जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब एलोकेशन देख लीजिए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री वाइज कितने बार, तो डिफेंस को दिया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपए, 5.94 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड को दिया गया है 2.7 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दिया गया है 2.4 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को 2.6, और ये सब सारे डाटा हैं, ये लाख करोड़ रुपीज़ में है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक। अब एलोकेशन टू मेजर स्कीम इन करोड़, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को, ठीक है, ये 2022-23 का बजट एस्टिमेट है, ये 2023-24 का बजट एस्टिमेट है। 22-23 का जो बजट एस्टिमेट था, ठीक, उसमें था 100 करोड़। 2023-24 के बजट एस्टिमेट में इसको 1250 करोड़ कर दिया गया है। किसका, एकलव्य मॉडल सॉरी डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले का। दूसरा है जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन में पिछले साल 60,000 करोड़ था, इस बार 70,000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करें तो पिछले साल 2,000 करोड़ था, इस बार 5,943 यानी 5,943 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 48,000 करोड़ था, इस बार 79,590 करोड़ कर दिया गया, तो इसमें भी इंक्रीज किया गया है। स्कीम्स फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फेम स्कीम के अंतर्गत लास्ट ईयर 2,908 करोड़, इस बार 5,172 करोड़। तो अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी स्कीम्स में क्या किया गया है कि इस बार अमाउंट जो एलोकेशन हुआ है उसमें वृद्धि की गई है। नॉर्थ ईस्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्कीम, यानी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम है उसमें पहले था 1,419 करोड़, अभी बढ़ करके 2,491 करोड़, यानी 1,419 करोड़ थी पहले, अभी बढ़ा करके 2,491 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। अब रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इन लाख करोड़ अगर हम देखें
तो ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं। ये रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स की हम वीडियो बनाएंगे सबसे ज़्यादा। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये है मोटे मोटे तौर पर बजट। इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर में जैसे यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कॉर्पोरेट टैक्स को डिस्कस करूंगा, या फिर सरचार्ज क्या होता है ये डिस्कस करूंगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो आती रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप इन फैक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।